Good evening, students. Let's continue the chapter with the topic chelating ligands. Okay. So, what are chelating ligands? बच्चे chelating ligand डिस्कस करने से पहले बेटर है कि हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ना मैं दो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस लिख रही हूँ. ओके. और आपने डिसाइड करना है दैट व्हाट इज द डिफरेंस. ये मेरे पास ना टू कॉम्प्लेक्स आयंस है. क्लियर. और अगर इनमें से डिफरेंस देखना हो तो क्या आएगा, पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें. निकल है, निकल के साथ 6 क्या लगे हुए हैं, अमोनिया. तो इसका मतलब निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6. ठीक है. और 6 के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज ऑक्टाहेड्रल. तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके. यहाँ पे भी अमोनिया आएगा, अमोनिया अमोनिया अमोनिया, यहाँ पे भी. तो हमारे पास से 6 जो हैं अमाइन लाइगेंड्स आ गए. क्लियर हो गया. और यहाँ पे हम ऐसे करके ना +2 लिख देते हैं, दैट शोज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. क्लियर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का कितना था, 6. तो उसको लाइगेंड्स भी कितने रिक्वायर्ड थे, लाइगेंड्स भी उसको 6 चाहिए थे. अब यहाँ दूसरे केस में देखो ध्यान से. दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं कि हमने 3 ही लाइगेंड्स लगाए हैं. और EN किसका शॉर्ट जो है नेम है, एब्रीवेशन है, वो मैंने पहले बताया था, इट इज इथाइलिन डायमाइन. तो इसका स्ट्रक्चर पता कैसे होता है, ये जो है आपके पास EN यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. इट इज इथाइलिन डायमाइन. और आपको पता है जो इथाइलिन डायमाइन है वो एक बाइडेंटेट लाइगेंड है. ठीक है. बाइडेंटेट लाइगेंड क्या होता है, जिसके पास 2 डोनर एटम्स होते हैं, जो 2 बॉन्ड्स बनाता है एक साथ. क्लियर. तो यहाँ पे क्या होगा, जो निकल है स्ट्रक्चर तो उसका ऐसा ही बनना चाहिए, लेकिन क्या है जो इथाइलिन डायमाइन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 2 नाइट्रोजन होते हैं उसके पास बॉन्डिंग करने के लिए. ठीक है. एक नाइट्रोजन आ जाएगा आपका ये वाला और एक नाइट्रोजन आपका ये वाला, तो दोनों बॉन्ड्स बना लेंगे. क्लियर हो गया. तो एक इथाइलिन डायमाइन ने 2 साइड्स जो हैं वो कवर कर ली, और ये वाली 2 दूसरा वाला कवर कर लेगा. ऐसे करके आप बना सकते हो. क्लियर हो गया. और ये वाली 2 ये तीसरा वाला मॉलिक्यूल कवर कर लेगा. यहाँ पे बच्चे ध्यान से ये देखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है. कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी कितना था, 6 था, यहाँ पे भी 6 है. फर्क ये है, ये जो मैंने अटैच करे थे देवर यूनिडेंटेट लाइगेंड, तो वो 6 लगने थे. लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा जो एक लाइगेंड है उसके पास 2 डोनर एटम्स हैं, तो अगर 2 डोनर एटम्स हैं तो हमें 3 से ही काम चल जाएगा. 3 अटैच करे, तीनों ने 2 एटम दिए, टोटल हमारे पास एटम्स कितने हो गए बॉन्डिंग के लिए, 6. ठीक है. तो ये हो गया. अब देखो दोनों कॉम्प्लेक्स निकल के हैं, तो दोनों में डिफरेंस देख सकते हो क्या है. एक में हमने मोनोडेंटेट लाइगेंड लगाया, एक में हमने बाइडेंटेट लाइगेंड लगाया. लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये वाला, ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे रहा है. इसमें कुछ रिंग्स बन रही हैं, ऑब्जर्व कर रहे हो. ये देखो, एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई. आपके पास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया. यहाँ पे कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही. ऐसे लाइगेंड्स को आप चिलेटिंग लाइगेंड्स बोलते हो. क्लियर हो गया. वो लाइगेंड्स जो जिनके पास डोनर एटम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, कितने भी हो सकते हैं. वो लाइगेंड्स जिनके पास ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं एंड वो मेटल के साथ जब बॉन्डिंग करते हैं तो वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है. और ऐसे लाइगेंड्स को आप चिलेटिंग लाइगेंड्स बोलते हो. और जो पूरा आपका कॉम्प्लेक्स बन के रेडी होता है उसको क्या बोलते हो, चिलेट. ठीक है. तो आप डिफाइन कैसे करोगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन. द ligands having more than 2 donor atoms, 2 or more than 2, having 2 or more than 2 donor atoms bind to metal ion to form a ring-like
structure is known as chelating ligand. chelating ligand क्लियर हो गया. लाइगेंड्स जिनके पास डोनर एटम्स 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, दे विल बाइंड टू द सेंट्रल मेटल थ्रू more than one donor atoms and form ring like structure. These ligands are known as chelating ligand. Clear? अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि चिलेटिंग लाइगेंड्स जो हैं वो स्पेशल क्यों हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारे पास चिलेटिंग लाइगेंड्स होते हैं ना, दीज आर मोर स्टेबल. ठीक है, जो चिलेटिंग लाइगेंड्स होते हैं दीज आर मोर स्टेबल. तो मोर स्टेबल होने के लिए क्या रीजन है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं वाई चिलेटिंग लाइगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस. क्लियर. चिलेटिंग लाइगेंड, अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल करवाया ना, अगर आपसे पूछा जाए निकल का कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला. वाई, क्योंकि चिलेटिंग लाइगेंड ने ये वाला कॉम्प्लेक्स बना रखा है. अब बात करते हैं हम रीजन की. ठीक है, तो रीजन क्या है. अब देखो बेटा, जब ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना था तब सिचुएशन क्या थी. ये देखो, निकल क्लोराइड था. ठीक है, वाटर में था प्रेजेंट, और जब ये वाटर में प्रेजेंट होता है ना, तो निकल क्या करता है, निकल क्लोराइड तो है ही, इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अरेंज कर लेता है, और कुछ ऐसा जो है इसका कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बना हुआ होता है. ठीक है, फिर हमने क्या करना था, हमने बनाना था अमाइन वाला कॉम्प्लेक्स. ठीक है, हमने क्या किया, हमने ऐड कर दी अमोनिया. अमोनिया ने क्या किया, वाटर को रिप्लेस कर दिया और अमोनिया ऐड हो गया. अब क्योंकि निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 अमोनिया ऐड हो जाएंगे, और जो आपके 6 वाटर हैं वो क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे. यहाँ तक क्लियर है. लेकिन अगर हम बात करें कि ये तो हो गया आपका फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स बना. अब चिलेटिंग लाइगेंड की बात करते हैं. उसके केस में क्या था, निकल वाटर में था, है ना, ऐसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रखे थे. हमने क्या किया, हमने इथाइलिन डायमाइन ऐड करा. यहाँ पे कितने ऐड करने पड़े थे, 6. यहाँ पे कितने ऐड करने पड़े थे, ओनली 3 हमने क्या किए, इथाइलिन डायमाइन ऐड करे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा दिया, और 3 हमारे पास क्या लग गए यहाँ पे, इथाइलिन डायमाइन, और जो आपके पास 6 वाटर थे वो रिमूव हो गए. कॉम्प्लेक्स को आप कैसे लिखते हो आपको ऑलरेडी पता है, स्क्वायर ब्रैकेट में. मैं ऐसे ही यहाँ पे लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपने जो है एक फैक्टर कर रखा है एंट्रोपी का. ठीक है, तो आपके पास जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी जो आपके पास है यहाँ पे फर्स्ट जो आपका फैक्टर है, ठीक है, वो एंट्रोपी का आएगा कि एंट्रोपी की वजह से चिलेटिंग लाइगेंड्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. कैसे, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे देखो 6 अमोनिया ऐड हुए और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्री कर दिया, लेकिन यहाँ पे ऐड 3 हुए हैं और फ्री कितने हुए हैं, 6. ठीक है, एंट्रोपी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस. क्लियर. अब जैसे कोई सॉलिड है, उसके पार्टिकल ज्यादा मूव नहीं ना कर सकते, तो हम लोग कहते हैं उसकी एंट्रोपी कम है, क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं और वो ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी गैस की, तो वहां पे पार्टिकल्स काफी डिस्टेंस पे होते हैं और वो इजीली मूव भी कर सकते हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी हम कहते हैं कि एंट्रोपी जो है ज्यादा है. होप आपको समझ आ गया होगा. एंट्रोपी मतलब कितनी रैंडमनेस है. अगर किसी क्लास में डेस्क बड़े अलाइंड वे में पड़े हैं तो एंट्रोपी कम है. अगर ऐसे उथल पुथल मतलब ऐसे सारा है तो हम लोग कहेंगे कि एंट्रोपी जो है वो ज्यादा है. क्लियर. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऐड हुए, 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए, कोई एंट्रोपी में चेंज आया नहीं. लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल जैसे ही 3 ऐड हुए, उन्होंने 6 मॉलिक्यूल्स को फ्री कर दिया, तो 6 मॉलिक्यूल्स ने तो वहां पे धमाल मचा देनी है ना, रैंडमनेस बड़ी ज्यादा क्रिएट कर देनी है. 6 मॉलिक्यूल्स इधर उधर वाइब्रेट कर रहे होंगे. तो इसका मतलब जैसे ही हमारा एक चिलेटिंग लाइगेंड ऐड होता है, तो वो
ऐड कम होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को फ्री कर देते हैं, जिसके कारण जो एंट्रोपी है वो क्या कर जाती है, एंट्रोपी हमारे पास इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी भी क्या करती है, इंक्रीज। ये थर्मोडायनामिक्स से ऑलरेडी हमारे पास फैक्टर है कि जो एंट्रोपी है इंक्रीज करने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्लियर हो गया, फेवरेबल माना जाता है एंट्रोपी के इंक्रीज को। क्लियर हो गया आपका फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, तो एक फैक्टर ये है, दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ रिंग्स का। ठीक है, नंबर ऑफ रिंग्स का बेटा ये फैक्टर पता क्या बोलता है कि जितनी ज्यादा रिंग्स होंगी ना, मोर द नंबर ऑफ रिंग्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा रिंग्स बनेंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ये कहना है नेक्स्ट फैक्टर का। ठीक है, तो जितनी ज्यादा रिंग्स होंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अब इसके लिए जैसे यहाँ पे क्या था, इधर कोई रिंग नहीं बन रही थी, इधर 3 रिंग्स बन रही थी, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रही हूँ कि सेकंड फैक्टर क्या बोलता है कि जितनी ज्यादा रिंग्स होंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपको शो करी है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें मैंने क्या करा है, इसमें मैंने बच्चे जो लाइगेंड अटैच करा ना, इट इज बाइडेंटेट। ठीक है, जो लाइगेंड है वो बाइडेंटेट है, यानी उसके पास सिर्फ 2 ही डोनर एटम्स हैं। क्लियर, और जब वो ये कंप्लीट मतलब कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो कितनी रिंग्स बन रही हैं, यहाँ पे बन रही हैं 3 रिंग्स। क्लियर है, और ये देखो यहाँ पे मैंने जो लाइगेंड लिया है वो अलग लिया है, ADTA। ये आपका हेक्साडेंडेट है, इसके पास एक अकेले के पास ही 6 डोनर एटम्स हैं। ठीक है, तो 6 अगर इसके पास डोनर एटम्स हैं तो इस एक ही कॉम्प्लेक्स काफी है, क्योंकि निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 ही था, तो इस अकेले ने कवर कर दिया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इथाइलिन डायमाइन, अमाइन के साथ 2 एसीटेट ग्रुप होते हैं, नाइट्रोजन ने यहाँ बाइंड कर लिया, एक नाइट्रोजन ने यहाँ कर लिया। एसीटेट ग्रुप का एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड कर गया, एक घूम के यहाँ बाइंड कर गया। इधर भी नाइट्रोजन के साथ 2 एसीटेट थे, फर्स्ट एसीटेट ग्रुप यहाँ बाइंड कर गया, नेक्स्ट वाला यहाँ कर गया। अब कहीं भी इधर उधर करवा सकते थे। अब देखो इसमें कितनी रिंग्स बन रही हैं, 1, ठीक है, 2, देन आपके पास 3, 4, 5। ठीक है, बहुत सारी रिंग्स बन रही हैं। तो यहाँ पे रिंग्स क्या है, काफी ज्यादा हैं। अगर रिंग्स ज्यादा हैं तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। अब देख रहे हो दोनों कॉम्प्लेक्सेस निकल गए हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा रिंग्स बन रही हैं वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हो गया सेकंड फैक्टर। अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड फैक्टर। तो बेटा थर्ड जो आपके पास फैक्टर है दैट इज साइज ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे जो फैक्टर है दैट इज 5 मेंबर रिंग हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू 6 मेंबर रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कितने मेंबर्स की रिंग बन रही थी, ये देखो, ये मैंने नंबरिंग करी है 1 2 3 4 5। एक रिंग में 5 मेंबर्स हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन है कि 5 मेंबर वाली रिंग हमेशा 6 मेंबर से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन अगर आपके जो 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर वाली रिंग है, अगर उसमें अनसैचुरेशन आ जाती है, ठीक है, अनसैचुरेशन आ जाती है या फिर अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड्स वगैरह आ रही हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, ज्यादा स्टेबल हो जाएगी एज कम्पेयर टू 5 मेंबर। अदरवाइज 5 मेंबर वाली ही ज्यादा स्टेबल होती है। तो हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, मैं लिख रही हूँ एसिटाइल एसीटोनेटो की। ठीक है, ये आपका एसिटाइल एसीटोनेटो है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखते हो मैंने एक ही रिंग बनाई है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल लगाया है, तो मेंबर्स काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर हैं। स्टेबल कम होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि रिंग में डबल बॉन्ड्स आ रही हैं, अनसैचुरेशन है, तो 6 मेंबर वाली भी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो ये तो थे फैक्टर्स। तो एक चीज और बच्चे बता दूं आपको, आपने जो टर्म्स याद रखनी है, एक याद रखना है चिलेटिंग लाइगेंड क्या होता है, वो आपको क्लियर हो गया। दूसरा आपने याद रखना है चिलेशन क्या होती है। जब चिलेटिंग लाइगेंड किसी मेटल के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उस पूरी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, चिलेशन। थर्ड आपने याद रखना है चिलेट क्या होता है।
चिलेट होता है आपके पास जब जब मतलब कोई चिलेटिंग लाइगेंड बाइंड करके जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, ये जो फाइनल में कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चिलेट बोलते हैं। चिलेट, चिलेशन, चिलेटिंग लाइगेंड। ठीक है, ये सारी टर्म्स जो है आपने याद रखनी है। अब जो लास्ट टॉपिक हमने करना है फटाफट से, वो ये है कि इनका एप्लीकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो एप्लीकेशन इनका ये है कि ये जो हमारे पास लाइगेंड्स हैं ये काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, फटाफट से मेटल के साथ बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास कि अगर ये फटाफट से बाइंड कर जाएंगे, कॉम्प्लेक्स जल्दी बनेगा और ये कॉम्प्लेक्स वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। तो इसका मतलब अगर किसी भी सॉल्यूशन में हमें फाइंड आउट करना है कि मेटल कितनी प्रेजेंट है, मेटल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इसमें कोई मेटल है, सपोज इसमें मेरे पास निकल है, तो इसमें मैं क्या करूँगी? कोई चिलेटिंग लाइगेंड डाल दूंगी। चिलेटिंग लाइगेंड फटाफट से निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो जो चिलेट बनेगा, वो क्या होता है? वो वाटर में होता है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अगर वो वाटर में इनसॉल्युबल है तो वो हम उसको आइसोलेट कर लेंगे वाटर से, है ना, फिल्टर करके अलग कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि निकल का अमाउंट कितना है। डिपेंड करता है कि वो कितने लाइगेंड्स के साथ बाइंड करा। तो ऐसे मेटल्स की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब जैसे निकल के लिए पता है कौन सा लाइगेंड यूज किया जाता है? इसके लिए यूज किया जाता है DMG, इट इज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड। ठीक है, तो निकल जो है, अब मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड का। ठीक है, एक तरफ OH है और एक तरफ आपका O नेगेटिव होता है। वैसे दिस इज ग्लाइऑक्सामेटो, अगर OH ही होगा तो ग्लाइऑक्साइड। ठीक है, अब क्या करता है? निकल इसके साथ बाइंड कर जाता है, तो निकल क्या करेगा? अरे यार, निकल क्या करेगा? निकल जो है वो इसके साथ बाइंड कर जाता है। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4। ठीक है, तो एक यहाँ से कौन बॉन्डिंग कर लेगा? नाइट्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, मैं ऐसे शो कर दूं सीधा ही, एक नाइट्रोजन इधर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक नाइट्रोजन इधर। क्लियर हो गया? और दूसरी तरफ से एक हमारे पास यहाँ पे और आ जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, तो एक यहाँ से बॉन्डिंग कर लेगा। आप समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ से देख लेना, नहीं तो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर रही हूँ कि जो निकल है, एक DMG उसको इधर से अटैच हो जाएगा। DMG में दोनों नाइट्रोजन जो है बॉन्ड बनाते हैं और एक DMG इधर अटैच हो गया। क्लियर हो गया? कॉम्प्लेक्स बन गया, काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, वाटर में इनसॉल्युबल है, तो हमें निकल की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। सिमिलरली हम मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। क्लियर? और EDTA जो है उसको तो वाटर की हार्डनेस फाइंड आउट करने के लिए यूज करा जाता है। तो ये कुछ इनकी एप्लीकेशन पार्ट आ जाएगा। और एक चीज और बता दूं, अगर बेटा आपके पास जो रिंग है वो ज्यादा मेंबर की बन रही है, ठीक है, सपोज आपके पास जो रिंग है वो 5 और 6 वाली तो काफी स्टेबल होती हैं। अगर आपका जो चिलेटिंग लाइगेंड है वो 7 मेंबर की रिंग बना रहा है, तो देन क्या होगा? देन हमेशा अनस्टेबल बनेगा। 7, 8 वगैरह वाले अनस्टेबल क्यों होते हैं? वो अनस्टेबल इसलिए होते हैं कि 7 मेंबर रिंग एक तो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, साइज इसका क्या हो जाता है? काफी लार्ज हो जाता है। तो मान लो मेटल के साथ इधर से फर्स्ट एटम ने बॉन्डिंग कर ली, अब कहाँ जाके 7th होगा इतनी दूर जाके, तो उसके मेटल को अप्रोच करने के चांसेस क्या हो जाते हैं? काफी कम हो जाते हैं, रिंग बड़ी होने के कारण। तो जिसके कारण लाइगेंड बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा लाइगेंड छोटा है तो उसके केस में क्या होता है? मान लो मेटल के साथ एक ने बाइंड कर लिया, इधर 2 और 3 एटम पड़ा था, 3 वाले ने फटाफट से बाइंड कर लिया, लेकिन 7 वाले की दिक्कत हो गई, दूसरा इतनी बड़ी रिंग बन रही है, हिंड्रेंस आ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ऑल। तो लार्ज मेंबर वाली जो रिंग्स होती हैं वो काफी अनस्टेबल होती हैं, स्मॉल साइज रिंग्स जो हैं वो स्टेबल होती हैं। क्लियर? और एक चीज और, अगर तो कहीं पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही है, ठीक है, कोई भी आपके पास बल्कि ग्रुप है, तो वो हमेशा क्या बनाएगा? अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं एक। सपोज मेरे पास ये है इथाइलिन डायमाइन, इसका कॉम्प्लेक्स हमने अभी करा बहुत टाइम, ठीक है।
सपोज मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मैंने नाइट्रोजन के ना दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है। जैसे ही मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लगाए, अब कौन स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये या ये? तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा ये स्टेबल बनाएगा और ये आपका अनस्टेबल बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2 बल्की ग्रुप्स हैं, इधर भी 2 हैं, तो ये बॉन्डिंग नहीं करने देते। जैसे ही पास में आएंगे क्राउड हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइटर होते हैं, जो बहुत बड़े ग्रुप्स नहीं होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एज कम्पेयर टू दीज वन, ठीक है। पॉइंट्स क्लियर हो गए। चिलेटिंग लाइगेंड नॉर्मल लाइगेंड्स के कंपैरेटिवली हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। दूसरा 5 मेंबर वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू 6 मेंबर, लेकिन अगर 6 मेंबर में अनसैचुरेशन है तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। लेस बल्कियर जो चिलेटिंग लाइगेंड्स होते हैं, दे आर मोर स्टेबल, और इनका एप्लीकेशन कहाँ पे आता है? किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मेटल की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए। क्लियर हो गया? बस यही था आपका टॉपिक। ओके, बाय बाय।